हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। और आज प्रदेश में नगर निगम, नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, चुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा मतदान। वोटिंग के लिए मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लगातार वोटर्स की संख्या बढ़ती हुई। आपको बता दें, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में आज नगर निगम चुनाव है। पंचकुला में रतन लाल कटारिया ने किया है मतदान। केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने पंचकुला में मतदान किया है। चुनाव पर रतन लाल कटारिया का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारी बहुमत से बीजेपी की जीत होगी। वहीं रेवाड़ी नगर पालिका परिषद के लिए भी वोटिंग लगातार जारी है। सापला, धारूहेड़ा, उकलाना में नगर पालिका समितियों के लिए आज चुनाव हो रहे हैं। 30 दिसंबर को घोषित होंगे चुनाव नतीजे। दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, लेकिन आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन, आज मतदान का दिन है। तो आज सोनीपत, अंबाला और पंचकुला समेत धारूहेड़ा, उकलाना, रेवाड़ी की जनता तैयार है अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए। और ऐसे में तैयारियां भी चुनाव आयोग द्वारा की गई हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये 3 तस्वीरें आपको अंबाला, पंचकुला और सोनीपत की दिखा रहे हैं। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में नगर निगम को लेकर आज वोटिंग हो रही है, जहां पर अपने पार्षद और अपने मेयर को चुनने के लिए लोग आज मतदान कर रहे हैं। 30 तारीख को घोषित होंगे चुनाव नतीजे, लेकिन उससे पहले सरगर्मी तेज। मतदान को लेकर आपको बता दें, प्रचार प्रसार के दौरान भी मुख्य तौर पर अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में तमाम दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला था। और नगर निगम चुनाव को लेकर भी काफी संवेदनशील तमाम पार्टी के दिग्गज होते हुए नजर आए, क्योंकि इन सीटों को भी उन्होंने अपनी साख का सवाल बनाया है। अंबाला, पंचकुला, रेवाड़ी, सोनीपत और उकलाना से ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक के बाद एक वोटर्स के आने का सिलसिला जारी है लगातार, और वोटर्स की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शुरुआत होनी थी 8 बजे से वोटिंग की। 8 बजे जरूर सर्द हवाओं की वजह से, मौसम की वजह से लोग नहीं आए थे बिल्कुल ऑन टाइम, लेकिन 8 बजने के बाद कुछ ही मिनटों बाद आने का सिलसिला लोगों का शुरू हो गया था। और अब लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है, और यही उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा वोटिंग परसेंटेज शाम को 5:30 बजे तक मिल पाएगा। शाम के वक्त में 1 घंटा कोरोना के पेशेंट्स के लिए भी वोटिंग का समय रखा गया है, यानी जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं वो भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए शाम को 1 घंटे का समय निर्धारित है। इससे पहले कोरोना वायरस के संक्रमण से सावधानी बरतने के लिए यहां पर चुनाव आयोग ने सैनिटाइजेशन का प्रॉपर इंतजाम किया हुआ है। पोलिंग बूथ पर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। लोगों को मास्क और जो ग्लव्स हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए मास्क बनाए गए हैं। तो कुछ इस तरीके से चुनाव संचालित हो रहे हैं कि लोगों को भी कोरोना की वजह से डर ना लगे, और लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ इन पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए जाएं। तो अभी फिलहाल लगातार वोटिंग जारी है। आपको एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगी कि अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में नगर निगम के लिए चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा रेवाड़ी में नगर पालिका परिषद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वहीं सापला, धारूहेड़ा और उकलाना में नगर पालिका समितियों के लिए वोटिंग हो रही है। इन चुनावों में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, यानी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं यहां पर कांग्रेस और इनेलो समेत कई निर्दलीय प्रत्याशी। 30 तारीख को साफ हो जाएगा, चूंकि नगर निकाय चुनाव में जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। वो भी कहीं ना कहीं इन चुनाव में काफी संख्या में जीत दर्ज करते हैं। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि कड़ी टक्कर ना सिर्फ जेजेपी बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस के बीच है, बल्कि इनेलो और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो कई सीट पर टक्कर दे रहे हैं।
तो अभी देखना दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी बात ये कि किसान आंदोलन का खासा असर हरियाणा के अंदर देखने को मिला है, क्योंकि हरियाणा के कई बॉर्डर्स इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति में हैं। तो अब ऐसे में किसान आंदोलन का कितना असर इन चुनाव पर होता है, ये भी 30 तारीख को सामने आ जाएगा। मैंने पहली बार वोट किया है और मैं यही कहती हूँ कि बहुत सारे नेता आते हैं, सब भाषण देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे एक राजनीति खेलते हैं, सब वादे करते हैं बट कुछ नहीं करते हैं। बट मैं यही चाहती हूँ कि मैंने पहली बार वोट किया है और जिस हिसाब से नगर निगम के इलेक्शन भी पहली बार हुए हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि जो हमने वोट किया है वो सब सही जाए और सही इंसान ही नेता बनकर यहाँ पर मेयर बनकर आए और सही हमारा जो सोनीपत शहर है वो अच्छे हाथों में रहे। बस मैं यही चाहती हूँ कि सोनीपत का विकास हो और अपना वोट डाल के मैंने अपनी तरफ से एक सहयोग दिया है सोनीपत की जनता के लिए और सोनीपत के विकास के लिए। तो मैं सोनीपत की जनता से भी यही उम्मीद करती हूँ कि वो एक सही प्रत्याशी को आगे लेकर आएँ और एक अपने नगर निगम के चुनाव में एक ऐसे उम्मीदवार को आगे लेकर आएँ जो उनके सारे सपनों को पूरा कर सके। आपने सुना कि किस तरीके से कुछ वोटर्स, कुछ फीमेल वोटर्स अपनी राय यहां पर रख रही थी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि वो उसी प्रत्याशी को वोट देने के लिए यहां पर आए हैं जो उनके क्षेत्र का विकास करे, उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखे और किसी भी तरीके की परेशानी उनके इलाके में ना हो। देखिए, किसी भी शहर के विकास का जो रास्ता होता है, शहर की सरकार नगर निगम को, नगर निकाय को कहा जाता है, क्योंकि जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वो नगर निगम के जरिए ही लोगों को मिल पाती हैं। तो ऐसे में जो भी शहर के छोटे से छोटे काम हैं, वो कहीं ना कहीं नगर निगम के कंधों पर ही उनकी जिम्मेदारी होती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे प्रत्याशी को चुने जो भ्रष्टाचार ना करता हो, भ्रष्टाचार आपके नगर निगम में ना हो और इसके साथ साथ विकास की ओर अग्रसर हो, साथ ही साथ जनता की रीच में हो। अगर आपका पार्षद आपकी रीच में ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पार्षद ही आपकी छोटी छोटी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान निकालता है। तो ऐसे में जरूरी है कि जो पार्षद आपके बीच हो उन्हीं को आप वोट दें। और हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं बजरंग दास गर्ग, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बजरंग दास जी। नगर निकाय चुनाव को लेकर सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और सबसे पहले आप अपनी राय मेरे सामने रखिए कि इन चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल, क्या महसूस कर पा रहे हैं आप? देखिए, ये जो पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद जो चुनाव होते हैं, ये वैसे होते हैं भाईचारे के चुनाव, क्योंकि सभी के, हर एक आदमी के सीधे संपर्क होते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पंचकुला, अंबाला, सोनीपत 3 जो है मेयर के चुनाव है, कांग्रेस सिंबल पर लड़ा रही है। और मैं जहां तक समझता हूं, मैंने दौरा किया है, तो मैं फिलहाल भी पंचकुला ही बैठा हूं, कि मुझे लगता है कि तीनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। जिसका एक मुख्य कारण ये है कि आज हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से हर वर्ग का नागरिक दुखी है और नाराज है। जिसमें आप ले लीजिए, व्यापारी है, उद्योगपति है, किसान है, कर्मचारी है, कोई तो वर्ग ऐसा नहीं है इस सरकार से खुश हो। खास बात ये रही, 6 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने प्रदेश की जनता के हित में, किसान हित में, व्यापारी हित में एक भी कोई काम अच्छा नहीं किया। और जिस प्रकार आपने देखा, मुख्यमंत्री जी जो छोटे से चुनाव के अंदर हरियाणा का मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री, यहां तक कि और स्टेटों के मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री, हरियाणा की सारी सरकारी अमला जमला लगा दिया, हरियाणा की सारी फोर्स लगा दी, सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। यहां तक आपने देखा, अंबाला के अंदर मुख्यमंत्री जी जब वो अब चुनाव प्रचार के लिए गए, किस प्रकार लोगों ने काले झंडे दिखाकर उनकी गाड़ी के आगे लेट गए। कितना भारी भरकम विरोध मुख्यमंत्री जी का हुआ। जहां भी
ये लोग जा रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे मंत्री है, चाहे उनके विधायक है, खुला विरोध पूरे हरियाणा के अंदर हो रहा है, आपके सामने है। एक तरफ भाजपा और जसपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ हमारी पार्टी कांग्रेस है। और जहां तक मैं नंदिनी जी बताना चाहता हूं, प्रदेश की जनता का पूरी तरह से मन बन चुका है इस सरकार से मुक्ति पाने के लिए। जिस प्रकार अगर प्रदेश की जनता का मन बन चुका है सरकार से मुक्ति पाने का, तो ऐसे में विकल्प के तौर पर किसे देख रही है? हमारे साथ बहरहाल ओमकार सिंह जुड़े हैं, जो कि इनेलो से प्रवक्ता हैं। ओमकार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आप अपने आप को इन चुनाव में कहां देखते हैं? इनेलो आपको कहां नजर आती है? नंदिनी जी, मैं आपको बता दूं, देश का किसान आंदोलनरत है और आंदोलन को देखते हुए हमारे अभय चौटाला जी ने चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था, जो एक बहुत अच्छी बात है। ये सरकार जो है ये किसान विरोधी सरकार है और इनके प्रधानमंत्री कहते हैं आपदा में भी अवसर तलाशो। यही हरियाणा सरकार कर रही है। इस वक्त देश का किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, बॉर्डर पे बैठा हुआ है और इनको चुनाव हारने या जीतने की पड़ी है। हम फायदे नुकसान की बात नहीं करते। इनेलो हमेशा किसान हित से जुड़ी हुई है। किसान हित के लिए ही हमने इस चुनाव का बहिष्कार किया है। इसकी सरकार की ये पॉलिसी थी कि इस वक्त में चुनाव घोषित कर दो जिस वक्त किसान सड़कों पे है, ताकि किसान को समर्थन देने वाले लोग चुनाव में बिजी हो जाए और आंदोलन। तो चुनाव का बहिष्कार क्या समाधान है? चुनाव के अंदर वोट डालकर अपने पसंदीदा प्रत्याशी को नगर निगम पहुंचाने में कहीं ना कहीं जनता का ज्यादा फायदा होता। आपको नहीं लगता चुनाव बहिष्कार से समाधान कैसे निकलेगा? मैं वही बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र में जनता का हित सुप्रीम होता है, लेकिन ये सरकार लोकतंत्र का मजाक बना के बैठ गई है। देश का किसान, आधी से ज्यादा आबादी किसानों की है, जो किसान सड़कों पे बैठा हुआ है उसको इग्नोर करके कैसे चुनाव लड़ा जा सकता है? ये बहुत सोचने वाली बात है। और हमने चुनाव का बहिष्कार सिर्फ किसान के हित में किया है, ताकि मतलब सरकार को पता लगे सरकार ये इस वक्त आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश में, क्योंकि किसान और उसके हितैषी सड़कों पर बैठे हैं, पीछे से चुपचाप चुनाव करा के चुनाव जीतने की फिराक में है, जो ये होने नहीं पाएगा। हम अपना संवैधानिक कर्तव्य जरूर निभाएंगे। चुनाव में हम वोटिंग का प्रयोग करेंगे, हमारे कार्यकर्ता वोट तो एक एक डालेगा, लेकिन वो बीजेपी के विरोध में डालेंगे। हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। बजरंग दास जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ओमकार सिंह जी की बात से कि चुनाव का बहिष्कार कर दिया तो इससे कोई दबाव बन पाएगा सरकार पर? अगर ऐसा था तो कांग्रेस भी कर देती सर। फिर अगर कांग्रेस भी कर देती तो प्रॉपर दबाव बनता, लेकिन कांग्रेस देखते हुए चुनाव का बहिष्कार अपनी अपनी पार्टी का रुख होता है। ओकार जी ने जो बात कही, वाकई इस बात में दम है कि आज किसान पूरे देश का सड़कों पर है। आज आपके सामने है 32 दिन हो गए आंदोलन करते हुए, कड़ाके की ठंड के अंदर किसान बैठा है और अनेकों किसान इस आंदोलन के अंदर अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। ये मगर क्या था, अगर खुला मैदान ही छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी चलिए आप हमारे साथ बने रहिए बजरंग दास जी। हम इस वक्त की ताजा जानकारी हमें सोनीपत से मिल रही है। बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, सोनीपत से आ रही है। नगर निगम चुनाव के दौरान हंगामा हुआ है। बड़ी खबर सोनीपत से, इंडियन स्कूल के सामने हंगामा हुआ है। चुनाव के बीच हंगामे की तस्वीर, पोस्टर पढ़ने को लेकर विवाद हुआ था और हंगामे में ये विवाद तब्दील हो गया। उम्मीदवार के परिजन ने हंगामा किया है। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे, हालांकि हंगामे को शांत कराने की कोशिश अधिकारियों द्वारा की गई है, लेकिन चुनाव के बीचों बीच इस तरीके का हंगामा होना अपने आप में शोभा नहीं देता है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था इस तरीके की मतदान प्रक्रिया ही होती है और मतदान प्रक्रिया के दौरान इस तरीके से हंगामा होना अपने आप में प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। एक प्रत्याशी के ही परिजनों द्वारा यह हंगामा किया गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम सोनीपत की, जहां पर आप देखिए किस तरीके से इंडियन स्कूल के सामने हंगामा बरपा है एक प्रत्याशी के परिजनों द्वारा। हालांकि यहां पर पुलिस बल तैनात है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और पुलिस के साथ ही यहां पर झड़प हुई है। पुलिस अधिकारी के साथ ही यहां पर धक्का मुक्की। आप देखिए इन्हें रोकते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं।
विवाद हुआ है पुलिस के साथ। लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, ये हम तस्वीरों में किन्हें देख पा रहे हैं जो इस वक्त पुलिस के साथ जो है झड़प करते नजर आए? जी जरूर, मैं बताना चाहूंगा, ये सोनीपत के गोहाना रोड पे जो इंडियन स्कूल है उसमें जो पोलिंग बूथ 215 से लेकर 222 तक जो बूथ बनाए गए हैं उनपे उनके सामने ये जो मतदान केंद्र था उनके सामने का ये दृश्य है, जहाँ पे जो बंदा ये एसडीएम की गाड़ी के सामने बैठकर जो प्रदर्शन कर रहा है, जिसको पुलिस वाले वहां से हटा रहे हैं, ये एक आजाद उम्मीदवार के पिता हैं, जो इनका कहना है कि इन्होंने जो निर्वाचन आयोग के जो नियम थे उनके अनुसार अपने जो एजेंट जहां बैठे थे उनपे जो पोस्टर लगाए थे उनको जिला प्रशासन की टीम ने हटवा दिया था, जिसके विरोध में इन्होंने ये प्रदर्शन किया है। ये एसडीएम की गाड़ी इन्होंने पहले निर्वाचन जो अधिकारी वहां पे आए थे एसडीएम, उनसे इन्होंने बातचीत की, उनकी बातों को अनसुना किया गया, तो उसके बाद इसने अपना प्रदर्शन करते हुए उनकी गाड़ी के सामने बैठकर विरोध अपना जताया कि उनके पोस्टर गलत नियम के तहत लगाए गए थे, जो ये हटाए गए हैं, जबकि दूसरी पार्टियों के पोस्टर वहीं पे लगे हुए हैं। ये आजाद उम्मीदवार इनके लड़के थे, इनकी वजह से इनको एक चुनाव के दौरान जो आयोग ने जो हिदायतें वो दे रखी हैं, उन हिदायतों की पालना करते हुए इन्होंने अपने पोस्टर लगाए थे, उनको जिला प्रशासन की तरफ से हटवा दिया गया था, जिसका इसने विरोध किया है। ठीक जी लाजपत, क्या आप पूरी तरीके से शांति है, क्या विवाद जो है वो सुलटा लिया गया है? जी, जिस तरीके से बताना चाहूँ, जिस तरीके से विवाद हुआ वहाँ पर जो पुलिस की तैनाती थी, जो एसडीएम के साथ पुलिसकर्मी आए थे, उन्होंने इस व्यक्ति को हटाने की कोशिश की। वहाँ पर मौजूद जो पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी लगाई थी उनको इनसे कहा गया कि इनको यहाँ से हटाए। उन पुलिस कर्मचारियों ने कहा कि इसमें हमारी कोई ड्यूटी नहीं है इनको हटाने की। उससे तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद डीएसपी मौके पर पहुंचे, उनकी टीम मौके पर पहुंची और व्यक्ति को यहाँ से हटा गया, जिसमें हटाते टाइम पे इन्होंने विरोध भी किया कि उसके साथ गलत हो रहा है, वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे उनका लड़का इलेक्शन लड़ रहा है और उनके पोस्टर उखाड़े गए हैं। इस मामले में लेकर जो पुलिस डीएसपी थे उन्होंने कहा कि इनको यहाँ से हटाया जाए, निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए। तो विवाद की स्थिति जरूर उत्पन्न हुई। यहाँ पर एक आजाद उम्मीदवार के पिता का आरोप है कि प्रशासन द्वारा उनके साथ नाइंसाफी हुई है और इसीलिए उनके द्वारा धरना दिया जा रहा था। फिलहाल इस मामले को लेकर कार्रवाई हुई है और आजाद उम्मीदवार के पिता को उठा लिया गया है, उनके धरने को रुकवा दिया गया है। और आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का अंबाला से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने अंबाला में मतदान किया है चुनाव पर। कुमारी शैलजा का बयान भी सामने आया है। कुमारी शैलजा कहती हैं कि अंबाला में सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है। अंबाला में सफाई के मुद्दे पर और युवाओं ने बेरोजगारी कम करने के लिए मतदान किया है, यानी सफाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा अहम है, ऐसा कुमारी शैलजा कह रही हैं। नगर निगम चुनाव पर किसान आंदोलन का भी असर है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग करते हुए चुनाव पर उन्होंने बयान दिया है और अंबाला में सफाई सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने बेरोजगारी कम करने के लिए मतदान किया है। तो अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जो अंबाला से ही ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने वहां पर लोकल बॉडी इलेक्शन में बयान दिया है और कहा है कि यहां पर युवाओं की बेरोजगारी और साफ सफाई सबसे अहम मुद्दा है। वहीं नगर निगम चुनाव को लेकर उन्होंने बोला है कि किसान आंदोलन का भी खासा असर इन चुनावों में देखने को मिलेगा। तो यह सबसे बड़ा सवाल कि क्या किसान आंदोलन का सीधा असर या कांग्रेस को मिल पाएगा। पिछले कुछ समय में आपने देखा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जो कार्य कांग्रेस के समय में शुरू हुए थे
वो सारे ठप हो गए। आज शहरों की जो बदहाली हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जिम्मेवार है। साथियों, समय आ गया है। इस चुनाव में आप अपना मत डालिए, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताइए और आने वाले समय में हमारे सभी शहरों में एक साफ सुथरा प्रशासन हो, लोगों को काम के लिए इधर उधर चक्कर ना काटने पड़े। हमारे लोग आपकी पूरी तरह से आपके घर आकर आपकी समस्याएं सुनकर आपकी सेवा करेंगे, समाधान करेंगे। और जो शहरों में आज बदहाली है, गंदगी है, आवारा पशु है, कोई विकास नहीं हो रहा, उन सब बातों को दुरुस्त किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। तो सीधा यहां पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ही कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है और लोगों से अपील की है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए वोट करें और अपने क्षेत्र का विकास करवाएं। हमारे साथ लगातार आज के नगर निकाय चुनाव को लेकर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं बजरंग दास गर्ग जी, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, और ओमकार जी प्रवक्ता हैं नैलो से। आप दोनों का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बजरंग दास जी, आप सुन रहे थे अपनी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को, जिन्होंने कई मुद्दे तो गिनवाए ही, साथ ही ये भी कहा है कि किसान आंदोलन का खासा असर इन चुनाव में देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है आपको, सीधा असर का मतलब फायदा कांग्रेस को होगा? देखिए जी, बीच में कोई तीसरी पार्टी नहीं है, भाजपा प्लस सामने कांग्रेस है। और जहां तक कई ऐसे मुद्दे हैं, नंदनी जी बताना चाहता हूं, आज महंगाई चरम सीमा पर जी, इसके अलावा बेरोजगारी, लाखों लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगार हो गए हैं, जिसका मुख्य कारण हरियाणा के अंदर लगभग 60% व्यापार व उद्योग का ठप होना। जब व्यापार व उद्योग कम होंगे, ठप होंगे, तो ऑटोमेटिक आप ये समझिए बेरोजगारी फैलेगी, क्योंकि जो लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है सरकार के माध्यम से नहीं, व्यापार व उद्योग के माध्यम से मिल रहा है। जैसे पानीपत लगा लो, लाखों लोग जो हमारे उद्योग हैंडलूम के वहां पर मतलब इसी प्रकार अनाज मंडियों में देखो, अनाज मंडियों में लाखों मजदूर व्यापार कर रहे हैं। होलसेल है, रिटेल की दुकानें हैं, उनके अंदर लाखों लोग रोजगार मतलब बेरोजगार लोग। यानी आपके मुताबिक रोजगार यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है इन नगर निगम चुनाव में। एक और बात यहाँ पर यह है कि बेरोजगारी और विकास के मुद्दे तो हैं ही, लेकिन किसानों का मुद्दा कितना हावी रहने वाला है, क्या लगता है आपको? लाइन ऑर्डर भी मुद्दा है। और जहां किसान की आपने बात की, ये एक सामाजिक मुद्दा है, मैं कहना चाहूंगा, मगर किसान इतने नाराज है, उसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भी किसान वर्ग का लोग है, किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइंट जो पार्टी सरकार है उसको किसी कीमत पर नहीं देंगे, और वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि प्रदेश और देश की जो कांग्रेस पार्टी किसान की, कमेरा वर्ग की, आम जनता की पार्टी है, आम जनता के हित की लड़ाई लड़ती है, आम जनता के हित में काम करती है। इसलिए प्रदेश की जनता है, हमारे किसान है, कर्मचारी मजदूर है, कांग्रेस पार्टी को जिताने का मन बना चुके, इसमें कोई दो राय नहीं। बजरंग दास जी और ओमकार जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, हुकुम सिंह भाटी जुड़े हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत आपका हुकुम सिंह भाटी जी। सबसे पहले आप भी अपनी राय रखिए और उसके बाद मैं आगे सवाल जवाब बढ़ाऊंगी। इन चुनावों को लेकर क्या लगता है, क्या है आपकी राय, किस तरफ ये मुड़ रहे हैं? किसान आंदोलन का कितना असर इन चुनावों पर होता हुआ आपको नजर आया? देखिए, निश्चित तौर पर इन चुनावों में जीत भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों की होगी। हमारे कैंडिडेट जीतेंगे और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, जहां तक आपने किसानों की बात की है, किसानों का मुद्दा हरियाणा प्रदेश में नहीं है, क्योंकि हरियाणा का किसान तो खुश है, उसको जो एमएसपी है, मंडी व्यवस्था है, फसल की खरीद है, खाद की, बीज की, जो सारी
जो चीजें हैं वो किसान को दी गई हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, जो हमने काम किए हैं पिछले 5 सालों में और इस 1 वर्ष में जो काम किए हैं, जो योजनाएं 50 सालों से लटकी पड़ी थी, जो कांग्रेस केवल और केवल दिखावा करने का काम कर रही थी। मैं बजरंग दास जी को सुन रहा था, शायद वो ये भूल जाते हैं नौकरी की जहां तक बात है, हुड्डा साहब के समय 10 साल का कार्यकाल रहा, उस समय की नौकरियां देख लीजिए और अब की देख लीजिए, ना पर्ची है ना खर्ची है। और उसके मेरिट के आधार पर नौकरियां हरियाणा प्रदेश में नौजवानों को दी जा रही हैं। कामों पर अगर उनसे इतना ज्यादा नौकरी दी, तो नगर निकाय ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरी दी और गरीब आम जन सामान्य परिवार के बच्चों को, और जैसा मैं बड़ौदा उपचुनाव में नौकरी मुख्यमंत्री मिली के है। बयान उसके सुन रही अलावा थी, इस बार भी वैसे ही कुछ सुनने को मिल रहे थे। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने कह दिया कि एमएसपी हटेगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जवाब देना चाहूंगा। जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आपके पास हुकुम सिंह जी वापस लौटूंगी। एक बार मैं यहाँ ओमकार जी की राय ले लेती हूँ। देखिए, आप लोग तो चुनाव लड़ नहीं रहे, वापस आपके पास भी आऊंगी बजरंग दास जी। ओमकार जी, आप लोग चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं नैलो से, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि आप लोगों को क्या लगता है, अब आप लोगों के चुनाव ना लड़ने का फायदा और किसान आंदोलन का फायदा किस पार्टी को होने वाला है? नंदनी जी, पहले तो मैं अपने भाई हुकुम सिंह भाटी जी की बात पे आता हूँ। इन्होंने बोला हरियाणा में किसान आंदोलन है ही नहीं। बहुत अजीब है, बहुत शर्मनाक बयान है इनका। इनको किसान नजर ही नहीं आ रहा। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति की वैल्यू होती है और किसान जो हमारे लोकतंत्र का 70% हिस्सा है, वो इनको नजर नहीं आ रहा है। ये आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। ये कहते किसान आंदोलन हरियाणा में है ही नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अंबाला में जो काले झंडे सीएम को दिखाए थे और जान बचा के भागे थे सीएम, वो कौन थे? वो किसान नहीं थे क्या? जहां तक फायदे नुकसान की बात है, किसान आंदोलन को सबसे प्रमुख लेके चलना चाहिए। इनेलो ने किसान आंदोलन के हित में चुनाव का बायकॉट किया है। अगर हुकुम सिंह जी, कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? हाँ, ये कौन थे लोग जिन्होंने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए, जहां विरोध हुआ बीजेपी के नेताओं का? कौन थे वो लोग? भाटी जी, जवाब दीजिए, कौन थे? और कौन थे मैडम जी? नंदनी जी, किसान थे भाई को किसान थे। ये मैं हुकुम सिंह जी के मुंह से सुनना चाह रही थी, लेकिन उनका जवाब आया नहीं। शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप तीनों बने रहिए। बजरंग दास जी, आपकी टिप्पणी लूंगी मैं इस पर। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है नगर निकाय चुनाव को लेकर। वोटिंग लगातार जारी है और इसी बीच अंबाला में 10 बजे तक 2.3% मतदान हुआ है। सोनीपत में 4.6% और पंचकुला में 0.5% मतदान अब तक हुआ है। रेवाड़ी में 0.6%, धारूहेड़ा में 10.8% मतदान, सांपला में 9% मतदान अब तक हो चुका है। वोटिंग जारी है और पंचकुला में अभी बहुत कम वोटिंग परसेंटेज किया है। उम्मीद यही है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, लोगों के मतदान के लिए आने का सिलसिला भी बढ़ेगा। सोनीपत में 4.6, लेकिन रेवाड़ी में सिर्फ 0.6। वहीं दारूहेड़ा में अच्छा जा रहा है वोटिंग परसेंटेज। यहां 10% से ज्यादा वोट अब तक डल चुके हैं। बजरंग दास गर्ग हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े, जो लगातार आप अपनी राय रखना चाह रहे थे। मैं चाहूंगी अब अपनी टिप्पणी आप कर सकते हैं। नंदनी जी, मेरे साथी भट्टी जी है, उन्होंने एक बात की, हरियाणा में किसान का कोई आंदोलन नहीं है। 3 दिन से लगातार ये हरियाणा के पूरे टोल फ्री है और लगातार 32 दिन से लोग किसान सड़कों पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। वो किसान नहीं है। मैं एक बात भट्टी जी से पूछना चाहता हूं, जब किसान नहीं चाहता, आड़ती नहीं चाहता 3 कृषि कानून देश में लागू हो, क्यों जबरन सरकार किसानों पर यह कानून थोपना चाहती है? जबकि किसी किसान संगठन ने या किसी आड़ती संगठन ने आज तक कोई डिमांड नहीं की कि आप कृषि कानून लेकर आए। लेकिन बजरंग दास जी, सरकार की तरफ से इस पर यही कहा जा रहा है कि ये सिर्फ कुछ ग्रुप्स हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अभी 2 दिन पहले जो किसान सम्मान निधि के दौरान प्रधानमंत्री ने कई किसानों के साथ जुड़कर भी यही संदेश दिया था कि ये सिर्फ कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ किसान हैं
पूरे देश का किसान हमारे साथ खुश है। मैं यही तो बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी रोज अपना बयान बदलते हैं। प्रधानमंत्री जी का 5 दिन पहले बयान आया कि ये कानून रातों रात नहीं बना, रातों रात नहीं बना। हम भी ये कह रहे हैं, किसान भी ये कह रहे हैं, ये कानून रातों रात नहीं बना। ये रातों रात से उनका मतलब था कि ये कानून तो कांग्रेस भी लाना चाह रही सलाह करके। नो नो नो, यही तो मैं बताना चाहता हूं। ये जो आपने पहले तो कहा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं भी किसान, कुछ किसान नहीं है, पूरा देश का किसान आज सड़कों पे है। और किसान आंदोलन के साथ किसान ही नहीं, देश का पूरा व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता, हर वर्ग का नागरिक साथ है। दिल्ली के चारों तरफ लाखों लोग बैठे हैं और दिल्ली मतलब पूरी तरह से बंद है, एक किस्म की सील है। जबकि देश के इतिहास में और पहली बार देखा है किसान आंदोलन पता चल जाएगा, कोई आंदोलन हुए, पता चल जाएगा बजरंग दास जी 30 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो पता चल जाएगा कि किसान आंदोलन का कितना असर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर हुआ है। परिणाम तो आपके सामने है। हुकुम सिंह जी, आपकी टीम लगी हुई है, आपको भी पता है, आपकी रिपोर्ट आ रही है, हमसे ज्यादा आपकी सर्वे होती है। हुकुम सिंह जी, मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं। यूट्यूब लगा लो, सारे चैनल देख लो, सारी मीडिया आपके सामने है। सीआईडी रिपोर्ट भी कहती है भाई भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ है और कांग्रेस प्रत्याशी भारी वोट से वहां जीत रहे हैं। एक मिनट बजरंग जी, एक बार हुकुम जी से बात कर लेते हैं। मैं एक बार जानना चाहती हूँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं या नहीं, या कोई नेटवर्क इशू है? मेरी आवाज आपको मिल रही है हुकुम सिंह भाटी जी? हाँ बिल्कुल मिल रही है जी। इतनी सारी बातें आप बजरंग दास जी और ओमकार जी ने कही हैं और आरोप प्रत्यारोप किसान आंदोलन को लेकर लगाए हैं, मैं चाहूंगी उस पर कोई ना कोई जवाब आप देना जरूर चाह रहे होंगे। निश्चित तौर पर देखिए, ओमकार जी के पास तो ना कैंडिडेट थे, ना कोई जमीन है, ना उसका कोई आधार है, इसलिए उन्होंने ना अपने कैंडिडेट खड़े किए, अपने को अलग कर लिया, बहाना बना दिया किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन में ना उनकी कोई भूमिका है, केवल पीछे से जो है वो जो चंद लोग हैं जो राजनीति से प्रेरित है उनको बूस्ट करने का काम कर रहे हैं, और उससे ज्यादा उनकी कोई भूमिका किसान आंदोलन में है नहीं तो आओ ना, सीधे तौर पर हम कहते हैं राजनीतिक पार्टियों को, आइए हमारे साथ, आप जो है आप आइए, अपनी बातें कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं और जनता को बरगला नहीं सकते। दूसरी बात सुन लो, इंटरप्ट किया करो, आप सुनो। दूसरी बात अभी पूछूंगी सर, अपनी बात रखने दीजिए। जी कह रहे थे कि ये आढ़तियों का आंदोलन है, वही तो हम कह रहे हैं, ये आढ़तियों का आंदोलन है, ये किसानों का नहीं है। ये वो किसान के नाम पर जो आढ़तिये बन चुके हैं। मैंने कहा कांग्रेस का नहीं भट्टी साहब, गलत ना बोलो। मैंने कहा किसानों का आंदोलन है, किसानों का पूरा प्योर किसानों का आंदोलन है। आप जरा सुन लिया करो, केवल बोलने से, भट्टी साहब आप मेरी बात को, मैंने कहा आपने कहा, सुन लो भट्टी साहब, मेरी बात को आपने थोड़ा मत पेश किया, जो मैंने वर्डिंग की है आप उस वर्डिंग को लेकर चले करो। मैंने कहते हैं कि किसान आंदोलन है, किसानों सारे के सारे किसान आंदोलनरत हैं। आए दिन किसानों के संगठन जाकर के कृषि मंत्री जी को अपना समर्थन पत्र देते हैं। पूरे देश में ऐसे किसानों का जो तथाकथित किसान है जानबूझकर रास्तों को रोक रहे हैं, जनता की आवाजाही को रोकते हैं, वो जानबूझ करके राजनीति से प्रेरित है। और इसमें एक बड़ा ग्रुप जो है पंजाब से है, इन्हें आप तथाकथित किसान कह रहे हैं। तथाकथित मैंने इसलिए कहा है कि वो सच्चे जी तथाकथित मैं कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं। तथाकथित वो किसान है जो सच्चे मायनों में किसान कभी पहले रहे हों, अलग बात है। आज वो आढ़तिये हैं, आज वो व्यापारी हैं, आज वो पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट हैं। इसलिए उनका एक ही एजेंडा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के बूते पर लड़ रही है। जो काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारे दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, वो हमारी सहयोगी पार्टी है, और उन सबको लेकर हमारे जो इंडिपेंडेंट जो विधायक हैं वो हमारी पार्टी में शरीक हैं। उन सबको लेकर के इस एक साल में और पिछली
5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए उनको लेकर मतलब के हम आपको ये चुनाव लगता में है बजरंग दास जी आपको ये लगता है कि इनके पास कोई इस बार का जो चुनाव है नगर निकाय चुनाव जो हो रहा है सिंघू मैं बॉर्डर और 32 टिकरी साल बॉर्डर का पर जो बात कर हालात रहा है हूं, उनका नंदनी कोई जी असर नहीं होगा? मैं यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को मिलने वाले फायदे उसका की बात नहीं कर रत्ती भर असर नहीं रही, क्या पड़ेगा? कोई असर नहीं बिल्कुल। होगा या ये मानते हैं आप? नहीं, कांग्रेस, आप देखिए, कांग्रेस ने अपना फायदा पहले नगर निगम यमुनानगर और दूसरे जो चुनाव हुए थे उसमें ढूंढने की कोशिश की, रत्ती भर फायदा नहीं मिला इनको। उसके बाद विधानसभा में ये झूठ बोलते रहे, जैसे बजरंग दास जी बोले ही जा रहे हैं, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, इस तरह इन्होंने कोशिश की। उसके बाद पार्लियामेंट में इनको नहीं मिला। ये जो है केवल एक बड़ौदा के चुनाव को एक उदाहरण मानते हैं, लेकिन वो चुनाव भी केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव था, और वो क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन है, उन्होंने अपनी जमीन बचाने की वहां दुहाई दी, दूसरी पार्टी में इसलिए वो ये चुनाव जीत गए। वो चुनाव मुद्दों आधारित नहीं हुआ, वो जातिवाद आधारित हुआ। वो चुनाव इस बार का आधार क्या है? केवल उनके नगर निकाय चुनाव का आधार क्या है? उस प्रलाप के आधार नगर पर निकाय हुआ, चुनाव का आधार क्या है? जाकर के रोते थे जनता में, वो केवल और केवल उसके आधार पर हुआ, उसको ये उदाहरण बनाना चाहते हैं। इसलिए ये चुनाव केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल जेजेपी और किस जो आधार हमारे पर? सहयोग में है, उन सबको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, जो प्रोग्रेस, चाहे सड़क का है, पानी का है, सीवर का है, हमने जो शहरी क्षेत्र में काम किया, ग्रामीण क्षेत्र में काम किया, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड में निश्चित तौर पर जीत होगी। चलिए ओमकार सिंह जी, इस पर आपकी राय जरूर लूंगी। हुकुम सिंह जी ने कहा कि इनेलो के पास तो प्रत्याशी नहीं है, आप लोगों के पास तो कोई टीम नहीं है। चलिए ओमकार जी से हमारा संपर्क टूट गया है, मैं बजरंग दास जी के पास जाती हूँ। नंदनी जी, मैं बता रहा हूँ जी, हेलो जी जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ? जी हाँ जी, मैं जुड़ा हूँ। जी बोलिए। नंदनी जी, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, इन लोगों की जमीर मर चुकी है, ये किसान को किसान ही नहीं समझ रहे। मैं इनके पिछले वक्तव्य में देख रहा था, जब पिछली बार इनसे मैं मिला था किसी चैनल के ऊपर, तो ये बोल रहे थे कि ये कुछ गुंडों का आंदोलन है। आज ये बोल रहे हैं तथाकथित किसानों का आंदोलन है, कभी ये खालिस्तानियों का आंदोलन कह देते हैं। आज ये भी बोल रहे हैं कि कुछ पंजाब के किसानों का आंदोलन है। तो पंजाब का किसान क्या देश का किसान नहीं है? पंजाब क्या भारत में नहीं है? इनकी जमीर मर चुकी है। इनको जो पढ़ाया जाता है ऊपर से वही यहाँ पे बोलते हैं। और जहाँ तक कैंडिडेट्स की बात है इनेलो की, नहीं तो किसान आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, क्या यहाँ पर सरकार ने कोशिश नहीं की क्या किसानों को मनाने की? अब किसान मानने को तैयार नहीं है तो क्या किया जाए सर? इतने संशोधन की फहरिस्त बन गई, फिर भी आप अड़े हैं कि नहीं आप तो कानून वापस करिए तो ही हटेंगे हम। आम लोगों को सोचिए कितनी परेशानी हो रही है हर दिन। नंदनी जी, सरकार ने 7-8 दौर की वार्ता करी, उस वार्ता के दौरान सिर्फ इन्होंने टाइम ट्रकालोजी की नीति अपनाई। इन्होंने किसानों को ना समझाने की कोशिश करी, ना उनकी बातें मानी। जब एक व्यक्ति अपने लिए कानून नहीं बनवाना चाहता तो इन्होंने कौन सी दलाली खाली बड़े बड़े उद्योगपतियों से क्यों ये जबरदस्ती लागू करना चाहते हैं? और जो लोग ये कहते हैं कि किसानों का आंदोलन नहीं है, सिर्फ एक रात के लिए अपने घर की छत के ऊपर जाके देख लें, 2-4 घंटे। देखिए, सिस्टम बनाने का काम होता है सरकार का। अब उस सिस्टम में जो खामियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार तैयार है, किसानों के साथ बातचीत को तैयार है। फिर भी राजनीतिक दल इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। ये नहीं कि इस मामले को सुलझाया जाए। सर, किसान खुद परेशान है, ठंड में इतने दिनों से खुले में सो रहे हैं अपने घरों को छोड़कर, उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये मामला बड़े ही अफसोस की बात है कि अभी तक सिमट नहीं पाया है, सुलझ नहीं पाया है। आगे बढ़ते हैं। मामले को हल तो सरकार ने करना है, आपने हल नहीं करना, मैंने हल नहीं करना, सरकार ने हल करना है। बिल्कुल, मैं खुद यही बोल रही हूँ कि तो किसान तो आए बातचीत के लिए। अब देखते हैं 29 तारीख को बात होगी तो देखेंगे आगे क्या होगा। 7-8 दौर की वार्ता में इनके पास जहाँ इन्होंने बुलाया वहाँ चला गया। तो उन्होंने भी तो सर पूरी फहरिस्त रख दी सामने कि किसानों ने जो कहा हम देने को तैयार है, एमएसपी पर गारंटी दे रहे हैं हम, इसके अलावा किसान कह रहे हैं कि बात करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना वो बना रहे हैं, नहीं देती है। नंदनी जी, ये एमएसपी की बात करके भरमा रहे हैं, एमएसपी पर खरीदने की बात नहीं करते। एमएसपी अगर लागू कर देंगे उसमें खरीदेंगे नहीं, उसका क्या महत्व रह जाएगा? ये सिर्फ ट्रकालोजी की नीति अपनाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही भयावह स्थिति है। किसानों के साथ बैठ के हल निकलना चाहिए। अगर वो कहते हैं कानून वापस लो तो कानून वापस लेने चाहिए और पुनः दूसरे तरीके से
किसानों के प्रतिनिधियों से और कृषि विशेषज्ञों से। चलिए ओमकार जी, आगे मैं आपसे बात करूंगी और इस सवाल का जवाब जरूर आप अपने पास रखिएगा। सर, मेरा जो आपसे अगला क्वेश्चन होगा बजरंग दास जी और हुकुम सिंह जी से टिप्पणी लेने के बाद, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि सर, चुनाव ना लड़के आप किसानों को कैसे फायदा पहुंचा रहे हैं? बजरंग दास जी, बहुत सारी बातें हुकुम सिंह जी ने कही जिनको लेकर आप बीच बीच में भी कमेंट कर रहे थे। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि किसान आंदोलन का सीधे तौर पर फायदा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, लेकिन किसान आंदोलन पर राजनीति भी तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। राजनीति क्या करनी चाहिए ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर? नंदनी जी, मैंने पहले भी आपको कहा, पहले मैं भट्टी साहब की बात का जवाब दे देता हूं। भट्टी साहब ने कहा ये कथाकथित जो किसान जी, तो सबसे पहले इनको अपना शब्द वापिस लेना चाहिए, ये निंदनीय है। हाँ, दूसरी बात सुनो, ये कहते हैं भाई ये लोग फर्जी किसान थे, तो 6 बार केंद्र सरकार ने किसान संगठनों से क्यों बातचीत की और रोज अपना एजेंडा तैयार करके हम आपकी ये बात मान लेंगे, ऐसे रोज बना के भेज रहे हैं। और 29 तारीख को भी किसान संगठनों से, जिनको ये फर्जी बता रहे हैं, उस किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए केंद्र सरकार ललसाई है। और यहां तक इन्होंने कहा कुछ किसान संगठन जो है बड़े बड़े हमारे समर्थन में हमें लिख के दे रहे हैं। कोई किसान संगठन नहीं है नंदी जी, वो रातों रात फर्जी तैयार किए गए लेटर पैड के वो किसान संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको साफा पलाकर और वो टीवी के अंदर, मीडिया के अंदर किसानों के अंदर फूट डाली जाती है। नगरीय निकाय के जो मुद्दे होते हैं कहीं ना कहीं उन पर असर पड़ा है, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हुए हैं, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर ही आवाजें गूंज रही हैं, नेता इसी पर ही टिप्पणी कर रहे हैं, इसी पर ही बात कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं का क्या, मूलभूत मुद्दों का क्या? नगर निकाय चुनाव में तो वो गूंजने चाहिए। देखिए, ये मूलभूत सुविधा किसान के साथ जुड़ी हुई है। मैं नंदिनी जी आपको थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, ये किसान की जो एमएसपी खत्म होगी ना, जिस प्रकार अंबानी अडवाणी ने सब्जी और फलों के व्यापार पे कब्जा कर लिया, वो 2 रुपए किलो आलू लेकर, 3 रुपए प्याज लेकर, 4 रुपए टमाटर लेकर, 1 रुपए किलो गोभी लेकर, ये 10-10 गुना प्रॉफिट कमाकर जनता को जेबों में डाका डालते हैं। इसी प्रकार इन्होंने खुदरा व्यापार पे कब्जा कर लिया। अब रह गए अनाज का व्यापार। अब इनकी नजर है अनाज के व्यापार पर कब्जा करना, किसानों की जमीनों को। जब कहता है कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी, एमएसपी इस देश से खत्म हो ही नहीं सकती, तो क्या इस देश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी विश्वास नहीं? नंदनी जी, विश्वास की बात तो इस पार्टी पे ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी रात को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं। होगी आज कौन सी एमएसपी दे रहे हैं? ये 2150 रुपए काउंटल का, मतलब जो बाजरे का रेट जो है वो एमएसपी बाजरे का है। और आज बाजरा हरियाणा की मंडियों में रुल रहा है, किसान का 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए बिक रहा है। आज जो अपना नरमा है, नरमा की एमएसपी 5725 रुपए है। 5000 रुपए में नरमा किसान का रुल रहा है, सरकारी एजेंसियां नहीं खरीद रही, तो किसान मजबूरी में कहां बेचेगा? सरकार तो ये कह रही है कि आप और प्रदेशों से हमारा मुकाबला कर लीजिए, और प्रदेशों से हमारा मुकाबला कर लीजिए, कहीं पर फसल अगर सबसे ज्यादा सबसे अच्छे रेट्स में बिकती है तो वो हरियाणा ही है। चलिए हुकुम सिंह भाटी जी से इस पर राय ले लेते हैं। हुकुम सिंह जी, एक तरफ किसानों का आंदोलन, दूसरी तरफ मूलभूत मुद्दे, भारी पड़ रहा है किसानों का आंदोलन, क्या आपको लगता है कि नुकसान हो सकता है आपको इसमें? नुकसान और फायदा किसी एक चीज के कह देने से नहीं होता, कह देने से नहीं होता, उसका प्रभाव क्या रहने वाला है, वो परिस्थितियां, वो आधार बताता है। आज देखिए, आज के संदर्भ में भविष्य किसका क्या है ये तो कोई बता भी नहीं सकता।
और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बहुत आशावादी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। ये लोग ना इनका राष्ट्रीयता से मतलब है, ना इनका लोकतंत्र से मतलब है। दोनों चीजों में इनका भरोसा नहीं है। क्यों नंदनी जी? जिनका प्रधानमंत्री जी की बात पर भरोसा नहीं, जो देश को चलाते हैं, तो आप इनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। पहली बात, राष्ट्रीयता में इनका भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि देश के संविधान को नहीं मानते, क्योंकि राहुल गांधी ने बना हुआ कानून मनमोहन सिंह जी का जनता के सामने यूं करके फाड़ के फेंक दिया। कानून बना दीजिए, हो जाएगा विश्वास। हाँ, लिख के नंदनी जी बिल्कुल 100%। मैं ऑन एयर कहता हूं, सरकार ये प्रोविजन डालने के लिए तैयार है, तैयार ही नहीं है, डालेगी। मैं कहता हूं ये प्रोविजन कोई कानून बनाने के लिए भट्टी साहब जिस तरह चलती है, प्राइवेट जी आप बीच में इंटरप्ट करते हो। मैं आपके बीच बोलता नहीं, आप झूठ बोलते हो, ऊंचा बोलते हो, आप तथ्यों से हटके बोलते हो, बीच में इंटरप्ट करते हो। आप सुन लो। दूसरी बात, मैं पहले तो नंदनी जी, मैं पहले ओंकार जी की बात की तरफ आता हूं। जी। ओंकार जी ने कहा कि वो मेरे से पहले भी बहुत सारी डिबेटों में मेरे साथ रहे हैं। जी, मेरी बात सुन रहे हैं? जी बिल्कुल जी। हाँ जी, सुन रहे हैं जी। उन्होंने कहा कि हम किसानों को गुंडे कहते हैं, हम उनको खालिस्तानी कहते हैं। मतलब ना तो उनके संस्कार है कि बात को घुमाना, झूठ बोल देना, ये वो उनके संस्कार है, उन्होंने वो दिखा दिया। हमने कहा कि बीच में आकर के गुंडा तत्व आगे जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं वो कौन है? जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं जरा बताइए उनको, कौन है वो? खालिस्तान समर्थक लोगों से खाना आ रहा है। अगर आप लोग बोलेंगे तो बात नहीं पहुंच पाएगी। मैं बराबर टाइम आप लोगों को दे रही हूँ, गर्म एक बार पानी में की बात पूरी कर लेनी। व्यवस्था, खाने पीने की ये फंडिंग कौन कर रहा है? या तो कांग्रेस कर रही है या ये खालिस्तान और वो लोग जो समर्थक लोग हैं वो कर रहे हैं। हमने तथ्यों आधारित कहा है, लेकिन इन्होंने झूठ बोलने का काम किया। ये किसान को गाली देते हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि हमने गाली दी। क्योंकि खुद गाली देते हैं, जो गाली देता है वो दूसरों को भी समझता है, वो भी गाली देता बात कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर आप मुझे बताइए, क्या नुकसान क्या फायदा, किसान आंदोलन का होगा असर क्या इस पर? बिल्कुल नंदनी जी, मैंने पहले भी कहा है कि हरियाणा प्रदेश में हरियाणा का किसान जो ये कानून आया उसका समर्थन करता है। कुछ चंद लोग जो पॉलिटिकली राजनीति से प्रेरित हैं, वो लोग अपना विरोध दर्शाते रहते हैं, वो दर्शाएंगे क्योंकि वो राजनीति उनकी है। अब मैं अपना बार-बार ओंकार जी सवाल कर रहे हैं, मैं उनका सवाल आप तक पहुंचा देती हूँ। वो ये सवाल कर रहे हैं कि जो बीजेपी के नेताओं का विरोध हुआ, जब वो प्रदर्शन करने गए नगर निकाय चुनाव के लिए, तो वो विरोध करने वाले कौन थे? वो आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। विरोध करने वाले कौन लोग हैं? ये विरोधी दल के लोग जानबूझ करके इस तरह की सीन क्रिएट करते हैं और उसका झूठा प्रचार करने की कोशिश करते हैं, जो वहीं बेनकाब हो जाता है। वही लोग कहते हैं कि हमें तो भेजा गया था। आप बताइए, कोई विरोध नहीं है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का, कोई विरोध नहीं है। ये लोग अपने लेवल पर, सुनिए नंदनी जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मैंने एक बयान सुना एक नेता का, इनेलो का नेता था, और कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने गाली दी है ब्राह्मणों को। और जब वो ऑडियो की पूरी जो सारी वो निकाली गई, कहीं कोई किसी तरह का कोई बयान नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। ये लोग इस तरह के झूठे प्रपंच रचते हैं। हमेशा से जितने शालीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी हैं, उनका मुकाबला नहीं है। ये लोग तो गाली देकर के बातें करते हैं, उनकी शालीनता को इन्होंने गाली में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए इनके ये सारे झूठे प्रचार हैं। लोग बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को सुनते हैं, सुना है, और वोट देने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। जी चलिए ओमकार जी, आपसे तो मेरा वही सवाल है, चुनाव ना लड़कर किसानों को फायदा कैसे पहुंचाएंगे आप? उसी का बताता हूँ। पहले एक छोटी सी बात, पहले आप सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। छोटी सी बात, ये जातिवाद की बात करते हैं, इनका तो काम है, इनका धर्म है, धार्मिक भावनाएं भड़का के जातिवाद की बात करके वोट लेने का इनका काम है। अब मैं आता हूं आपकी बात पर। आपने पूछा कि हम चुनाव का बहिष्कार करके कैसे किसानों का फायदा करेंगे, ठीक है जी? मैं आपको बताना चाहता हूं सरकार की मंशा क्या है।
सरकार चाहती है कि आंदोलन के दौरान किसानों को वहां से खदेड़ा जाए, किसान के सहयोगियों को वहां से खदेड़ा जाए और वो चुनाव की प्रणाली में हिस्सा लेने के लिए आगे आंदोलन कमजोर हो जाए। हम ये नहीं चाहते, हम सरकार की मंशा को पूरा नहीं होने देना चाहते। सरकार आपदा में भी अवसर ढूंढने की कोशिश कर रही है किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए। क्या ऐसी संवैधानिक मजबूरी थी कि इसी महीने में चुनाव आना था? कौन सा ऐसी संवैधानिक लिमिट इनकी एक्सपायर हो रही थी कि चुनाव दिसंबर में करवाना जरूरी है? इन्होंने नगर निकाय चुनाव तो किए, इन्होंने पंचायतों के चुनाव भी 1 जनवरी और 10 आप तो ये जनवरी कह को रहे रख हैं कि दिए। इन चुनाव में बीजेपी को नुकसान होगा, तो अगर वाकई ऐसा कुछ होता है कि सरकार ने खुद तय किया है तो अपना नुकसान क्यों कराना चाहेगी फिर वो? नंदनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये किसान आंदोलन को खदेड़ने के लिए इस वक्त इन्होंने चुनाव रखे। हम इनकी मंशा पे पानी फेरेंगे। और दूसरा, आप कहते हैं किसानों को कैसे फायदा होगा? हमने चुनाव का बहिष्कार किया, इससे किसानों का मनोबल बढ़ता है कि हमारे साथ इनेलो कंधे से कंधा लगा के खड़ी है, हम उनके सहयोगी हैं। और आप एक बात बार बार पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया एमएसपी लागू रहेगा, फिर विश्वास क्यों नहीं है? इसका जवाब मैं देता हूँ, बाकी जी तो नहीं दे पाए। विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री जी के जुमले ही इतने ज्यादा है। कभी 15 लाख, कभी 2 करोड़ जो नौकरियां, कभी स्मार्ट सिटी, कभी बुलेट ट्रेन, इतने ज्यादा जुमले हो गए कि प्रधानमंत्री जी की बात पर जनता का विश्वास होना कम हो गया है। आप इसका सजग उदाहरण देख सकते हैं। जब प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं तो लाइक और डिसलाइक करने वालों में अंतर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। और जहां तक नगर निकाय चुनाव में मैं आना चाहूंगा, नगर निकाय चुनाव में मुख्य मुद्दे नगर निकाय से मिलने वाली जन सुविधाएं हैं। आज जनता पूरी तरह से परेशान है। जनता को छोटी छोटी 2-3 बातें बताऊंगा। इन्होंने नई स्कीम लागू कर दी, प्रॉपर्टी आईडी। प्रॉपर्टी आईडी लेने के लिए जनता को अपनी संपत्ति विक्रय और क्रय करने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। अगर नगर निकाय में जाके प्रॉपर्टी आईडी के विषय में अपना ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं तो इनकी 2 साइट है, एक यूएलबी, एक दिल्ली से मैप माई इंडिया। इनकी दोनों साइटों में अलग अलग कंप्यूटराइज्ड डाटा है। एक डाटा कवर होने के बाद व्यक्ति 15-15 दिन नगर निगम में चक्कर लगाता रहता है अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए। फिर दूसरी बात है एनडीसी की प्रक्रिया, ये कहते हैं कंप्यूटराइज कर दी। सारी की सारी कॉलोनियां जितनी इन्होंने रिकॉग्नाइज करी थी कंप्यूटर में अनरिकॉग्नाइज शो होती हैं। और ये भ्रष्टाचार का एक नया उपराला शुरू हो गया है। किसी भी नगर परिषद नगर निकाय में चले जाओ, आप इनको बोलो धरातल में जाके देखो, वहाँ पे हर एक कर्मचारी जेब गर्म करने में लगा हुआ है प्रॉपर्टी आईडी का चक्कर। हाउस टैक्स की बात ले लो, हाउस टैक्स 1-1 लाख रुपए छोटे से मकान का। आपने यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात करी, इस पर जरूर हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी राय में जानना चाहूंगी। जनता अगर सबसे ज्यादा त्रस्त है नगर निगम के लोगों से तो वो है भ्रष्टाचार। एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार की वजह से लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, इतने मामले भ्रष्टाचार के नगर निगम में सामने आते हैं। और वहां पर कौन बैठा है? बीजेपी के कई पार्षद बैठे हैं, कांग्रेस के कई पार्षद बैठे हैं। तो सबसे पहले आप बताएं बजरंग दास जी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? देखिए, भ्रष्टाचार तो आपके सामने है नंदिनी जी। दान घोटाला, सरसों घोटाला, लोक डैम किट में भी इन्होंने रिश्ती घोटाला, शराब घोटाला, अनेकों प्रकार के घोटाले किए। ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी की बात पर विश्वास नहीं है। जहां विश्वास की बात है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोरोना महामारी के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए जनता के लिए भेज रहा हूं। आज तक 1 रुपया किसी को उसका लाभ नहीं मिला, कहीं किसी भी आदमी को लाभ मिला हो। लॉकडाउन का समय का, बंद दुकानों का, बंद फैक्ट्रियों का तक इन्होंने बिजली का बिल और हाउस टैक्स लिया है, आपके सामने है। और ये कहते हैं भी किसानों के बारे में बोल रहे हैं, किसानों के ऊपर इन्होंने इतने भारी अत्याचार किए, लाठियां चार्ज की। कम से कम 20,000 किसान से ऊपर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। और इनको ये कहते खालिस्तान नहीं, ये तो टुकड़े गैंग कहकर उनको संबोधन कर रहे हैं। जो देश का अन्नदाता है उनको, उनके साथ इतनी बेरहमी से ये लोग पेश आ रहे हैं। आज आपके सामने बिल्कुल देखते हैं कि आज लोग जब मतदान के लिए जा रहे हैं तो क्या डिसाइड करके जा रहे हैं और किसकी किस्मत
किस तरफ रुख करेगी ये साफ हालांकि 30 तारीख को होगा। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे हम। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।